नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई क्या है? आरबीआई के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर चलते हैं आरबीआई। आरबीआई आरबीआई का जो अगर आप देखेंगे, अगर इसे बैकग्राउंड में देखेंगे तो 1934 ईस्वी में एक एक्ट आया था। उसी के तहत जो है 1935 में अस्तित्व में आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस समय क्या था, 100 रुपए का जो है 5 लाख लोगों ने शेयर मतलब पूंजी कलेक्शन में ये इसका अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो उस समय क्या था, 100 रुपए का 5 लाख लोगों ने 5 लाख शेयर धारक थे और प्रत्येक का जो है 100 रुपए का शेयर था। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आरबीआई का स्थापना समझी होता है 1935 में, एक्ट 1934 के तहत। तो अब इस बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब भारत आजाद हो गया है, ये उस समय क्या था, 1 अप्रैल 1935 था इसका जो अस्तित्व आया था। 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल 1935 में अस्तित्व में आया था। फिर बाद में 1 जनवरी 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने का अर्थ इससे प्राय ये है कि जो ये 5 लाख लोगों का जो 100 रुपए का था ये पूंजी, सरकार ने उसको पूरा दे दिया। भाई 5 लाख लोग जो 100 रुपए दिए थे उनका सरकार ने वापस कर दिया, भाई आप न ले लो। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य है कि जो भी अगर कंपनी हो या जो पूंजी धारक हो, उनका पूंजी सरकार पूरा दे देती है, देगी। तो वो अपने हिसाब से अपने रेगुलेट करेगी, अपना नियम अपने हिसाब से रखेगी। बस इसी को कहते हैं राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो ये सरकारी, जब ये सरकारी हो जाता है तो अब सरकारी के तहत इसके बाद में फिर क्या किया गया, आरबीआई को और अधिकार दे दिया गया। अधिकार में दे दिया गया है, अब जो भी भारत में जितने भी बैंक हैं उसको रेगुलेट का काम यही करेगी। उसमें जो नियम होगा, ऑडिट होगा, तो ये सब इसी के थ्रू में होगा। तो 1949 ईस्वी में इसको, अगर 1 जनवरी 1949 के तहत अगर बात करेंगे ना, तो उसमें आरबीआई को इतना अधिकार दिया गया है कि जो भी बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं, रीजनल रूरल बैंक भी है, तो इनको रेगुलेट करने का काम अब आरबीआई ही करेगी। तो जो भी रेगुलेट संबंधित कोई भी प्रावधान होगा वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी की जो एक्ट है उसके तहत ही परिवर्तन होगा। ठीक है, और जो आरबीआई के जो बॉडी में अगर स्ट्रक्चर में जो भी परिवर्तन करने का रहेगा, वो आर्टिकल जो है वो 1934 एक्ट के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हम लोग स्पष्ट रखेंगे। ठीक, अब क्या हुआ इसके आगे, बाद में अब 1949 के तहत जो भी इनके अधिकार दिए गए आरबीआई के पास में, किसी भी बैंक को, कोई भी बैंक हो, वो शाखा खोलेगा, बंद करेगा, चालू करेगा, मतलब ये सब पूरी जो भी प्रावधान रहेंगे वो आरबीआई के द्वारा ही निर्धारित होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ बातें भी हैं जो अगर आप देखेंगे, जो कमजोर बैंक हैं या और जो अगर कि जो कमजोर बैंक नहीं है वो अगर भेद किया जाए ना, तो ये चीज से निर्धारण करने का दो हम लोग तरीका देखते हैं। कौन कौन तरीका है? एक ये है कि कोई भी बैंक है, इसे मान लीजिए कि तीन 3% जो एनपीए एनपीए इसको एनपीए का शेष तात्पर्य है नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स है। ठीक है, एनपीए में जो एनपीए से तात्पर्य है जिससे कोई लोन दे दिया है, मान लीजिए, ठीक है, बैंक ने लोन दे दिया, अब जो है वो कोई ले लिया है लोन, अब वो वापस नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसे कर्ज, जो ऐसे वापसी वाले, अगर कुल पूंजी का 3% जितना भी बैंक का पूंजी है, अगर उसका 3% तक ये मतलब सीमा है, इससे अगर ज्यादा रहेगा,
अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो कमज़ोर बैंक माना जाएगा। ये जो है ये 3% से कम होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 प सॉरी ये 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 3% ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा एनपीए दिखेगा। ज़्यादा एनपीए रहेगा तो कमज़ोर साबित हो मतलब कहा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि 8 प्लस 2.5% यानी साढ़े 10 साढ़े 10 साढ़े 10 से लेके 11.5% तक मान के चलिए कुल पूंजी का लगभग 10.5 से लेकर के 10.5 से लेकर 11.5% तक, इससे कम पूंजी नहीं होना चाहिए किसी के पास। उसको मजबूत बैंक बोलेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स है, ठीक है? ये पूंजी का रेशियो है, इससे कम नहीं होना चाहिए और ये 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एनपीए। तो इस आधार से लेकर के हम मजबूत बैंक और कमजोर बैंक आंका जा सकता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, अगर मजबूत कोई बैंक रहेगा अपना शाखा खुल सकता है, कमजोर जो बैंक रहेगा बिना आरबीआई का ऑर्डर के नहीं आप शाखा खुल सकते हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी में जो कमर्शियल बैंक होता है, जो कमर्शियल बैंक है इसमें भी दो बैंक है, एक शेड्यूल कमर्शियल है, नॉन शेड्यूल बैंक कमर्शियल बैंक है। जो शेड्यूल वाले होते हैं उनको सुविधा ज्यादा मिलता है, जो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनको कम रहता है, ठीक है? ये समझ लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब हम लोग बातें करते हैं कि आरबीआई की क्या क्या कार्य है। जैसे आरबीआई का क्या अगर कार्य में देखेंगे तो ये मुद्रा निर्गमन का भी काम करती है, ठीक है? तो इसको देखेंगे मुद्रा निर्गमन का भी कार्य। आरबीआई के कार्य में अगर हम लोग देखेंगे तो मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा निर्गमन का कार्य, और एक ये पॉइंट आप देख लीजिए, मुद्रा निर्गमन का भी कार्य करती है और क्या करती है, सरकार का जो है एजेंट के रूप में भी कार्य करती है, सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है। अच्छा, एजेंट के रूप में कैसे कार्य करेगी? जैसे मान लीजिए कि जब ट्रेजरी बिल जारी होता है, जिससे हमने वो पिछली क्लास में बताया था कि जिससे ट्रेजरी बिल है, और ट्रेजरी बिल क्या होता है ये हम लोग बता दिए हैं, एसडीएल क्या है, एनएससी पेपर क्या है, ये लोग हम लोग बता दिए थे। तो जो 18.5% जो एसएलआर था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशियो हमने बताया था, जो बैंक के पास रहता है, जो कुल एनडीटीएल का जो जमा करते हैं ना, तो उसमें ने बताया था, तो वो जो जीसेक खरीदते हैं, तो जीसेक वाले जो मैटर में रहेगा ना, तो वो वहां पे सरकार जो है ये एजेंट के रूप में काम करेगी, क्योंकि वो आरबीआई जो है 18.5% जो बैंक का है अपना एसएलआर पूरा करने के लिए, जब सरकार को ऋण चाहिए तो क्या करेगी, वो ट्रेजरी बिल जारी करेगी। केंद्र सरकार जब ट्रेजरी बिल जारी करेगी तो वो लोग जो 18% का जो उनका जो अभी चल रहा है एसएलआर का दर जो है 18% है। 18% क्या करेंगे, लोग कैश नहीं रखेंगे, तो वो लोग अपना कन्वर्ट करते हैं जीसेक में ट्रेजरी बिल खरीद लेते हैं, या एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन खरीद लें, जो राज्य सरकार की जो नहीं अगर राज्य सरकार को ऋण की जरूरत होती है तो अपना जो क्या करेगी, वो एसडीएल जारी करेगी। एसडीएल प्रतिभूति है, मतलब वो इसी को जिससे बोलते हैं, ठीक है? तो वो जारी करेगी। उससे वो लोग क्या है, तब सरकार चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, आरबीआई क्या क्या रहेगी, वो एजेंट के रूप में कार्य करेगी सरकार का। वो फिर बैंकों को नीलामी के माध्यम से ऑफर देगी, वो नीलामी के माध्यम से खरीदेंगे, और जो ई कुबेर नाम का जो ऐप है उसमें नीलामी में भाग लेंगे, उसी के थ्रू जो है नीलामी होता है। और नीलामी में क्या रहेगा, इससे 100 रुपया है मान लीजिए, तो 100 रुपया है मान लीजिए, ठीक? ट्रेजरी बिल का 100 रुपया का मान लीजिए है, या 500, अगर ऐसे मान लीजिए ये 50 रुपए का ट्रेजरी बिल है मान लीजिए, ठीक है? 50 रुपए का है ट्रेजरी बिल। आप क्या करेंगे, सरकार मान लीजिए ये 50 रुपया है, तो 50 रुपए में ये बोलेगी भाई कि आप 45 रुपए दे दीजिए,
तो ट्रेजरी बिल 2 टाइम है उन लोगों का, ठीक है? टाइम में आप लगेंगे तो एक तो 91 दिन का होता है और एक 1 वर्ष का होता है, ठीक है? 3 माह का और 1 साल का होता है। तो ये उसी हिसाब जो पीरियड बने, ठीक है? तो आप ₹45 मान लीजिए नीलामी में आया, तो ₹45 मान लीजिए लिया और 300 100 वर्ष का लिए 1 वर्ष का मतलब दिया है। 1 वर्ष बीत जाएगा, सरकार ₹50 देगी सीधा-सीधा, ठीक है? ट्रेजरी बिल जो है ट्रेजरी बिल का ₹50 का मान लीजिए जारी हुआ और ₹45 में नीलामी हुआ। तो जब ₹45 ये है, अब ₹45 में तो सब बैंक ने खरीद लिया। बाद में 1 वर्ष जैसे ही 1 वर्ष पूरा होगा, ये ₹50 उसको मिल जाएगा, यानी ₹5 उसको मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह ये प्रोसेस पे चलता है। अच्छा, तो यहाँ एजेंट के रूप में काम करेगी तो आरबीआई। अच्छा, अब मुद्रा निर्गमन निर्गमन के बारे में क्या हम लोग देखेंगे? तो मुद्रा निर्गमन का कार्य में कैसे करेगी? तो जैसे अभी आप यूएसए को मतलब यूएसए में का देखेंगे, ब्रिटेन का देखें, जर्मनी का देखें, फ्रांस का देखेंगे, तो ये अगर यूरोपियन यूनियन ले लीजिए या तो जो भी पश्चिमी देश हैं, उसमें अक्सर क्या रहता है कि जो भी खास करके देखेंगे यूएसए में क्या रहेगा, जो उसका डॉलर है, डॉलर क्यों मजबूत है? मजबूती का कारण यह है कि वहाँ की सरकार जो है जितना डॉलर जारी की है उतना वो उसके बदले में सोना रखी हुई है। आप डॉलर दे करके सोना ले सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस वहाँ पे है, मगर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या रूल है कि जो मुद्रा निर्गमन का कार्य है, भारत सरकार क्या की है कि इसमें एक प्रोसेस है, इसमें मात्र जो है 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का मान चलिए सोना रखा हुआ है, सोना है बस 200 करोड़ रुपए का। ये गोल्ड है, गोल्ड लिख देंगे सबसे बढ़िया रहेगा। मान लीजिए गोल्ड है ये, ठीक? अब इसमें इसमें भी क्या करेंगे, इसमें 115 करोड़ का गोल्ड है और जो शेष 85 करोड़ रुपए है उसका वो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा में है, यानी मान लीजिए डॉलर में है। खत्म करिए इसको, ठीक है? तो 200 करोड़ रुपए बना आपका, तो यही 200 करोड़ रुपए एक साथ मतलब बचाने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास जो मेरे नोट का छापता हूँ उसके लिए बदले में मैं रखा हूँ इतना रिजर्व, तो इतने मिनिमम मिनिमम जो मिनिमम इतना ही पैसे रखे हुए हैं। ये या तो गोल्ड कह लीजिए या तो सोना ही समझ लीजिए। 200 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे रखा गया है, ये गारंटी के रूप में भाई कि देखो इतना रख के हम लोग छापते हैं ताकि अन्य देशों की तुलना में ये किया जाए कि नहीं कुछ भी नहीं रखे वैसे छाप देते हैं नोट। ये चीज नहीं कोई को बोल सके, इसलिए 200 करोड़ रुपए का यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? आप क्या करेंगे, पर ये रखने का तो रख दिए हैं, मगर आप अगर जैसे 100 रुपया है मान लीजिए, कल अगर सरकार के पास आप जाएंगे तो बोलेंगे भाई ले लो, या 500 रुपए जो भी 1000 का है, 2000 का नोट है मान लीजिए, आप 2000 लेके जाएंगे। इसे अभी सोना है मान लीजिए 50,000 में है एक तोला में अभी, या 22,000 मान लीजिए एक तोले का है। आप जो है ले गए, 2-2 हजार का नोट ले गए, मान लीजिए 11 नोट ले लिए, ठीक है? 11 दूना 22,000 हो जाएगा आपका। तो आप अगर ले गए, रुकिए इसको मिटा देता हूँ। तो उसमें क्या रहेगा, जैसे आप अगर आपके पास देखिए इसमें क्या मुद्रा निगम इसमें एक खासियत बात देखिए, जैसे मान लीजिए आपने $10,000 है, मान लीजिए $1,000 है, $1,000 में एक तोला सोना आ जाएगा मान लीजिए, 10 ग्राम 10 ग्राम गोल्ड है, 10 ग्राम गोल्ड है, ठीक है? गोल्ड आ गया, तो 10 ग्राम गोल्ड मान लीजिए 1,000, आप अगर $1,000 ले जाते हैं मान लीजिए यूएसए में गए तो आप 10 ग्राम गोल्ड ले सकते हैं, सरकार दे देगी, ठीक है? भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप मेरे गोल्ड दे दिए, दे देगा वो। अगर भारत में ही बोलेंगे कि भाई ले लीजिए मेरे पास, हमारे यहाँ 22,000 में हो 10 ग्राम गोल्ड हो तो आप 22,000 लेके जाइए, मान लीजिए 22,000 में तोला 10 ग्राम सोना 22,000 में है, तो आप बोलेंगे कि भाई एक काम करो ना, बाजार में जो है बाजार में 22,000 का सोना है 10 ग्राम का, आप 22,000 लेकर के मैं सोना दे दीजिए, तो सोना नहीं देगी, सरकार सोना नहीं देगी आपको, ये बोल तब ऑप्शन में रखेगी। आप जो ये 11 नोट लिए हैं 2-2 हजार का, 2 हजार के जो नोट लिए हैं आप, 2-2 हजार का 11 नोट है जो आपके पास, इसको वो बोलेगी एक काम करिए आप 500-500 में ले लीजिए,
500 में हमसे 500 में ले लीजिए, 500 वाला नोट ले लीजिए, या 100 का नोट ले लीजिए, या 50 का नोट ले लीजिए, या 20 का नोट ले लीजिए, या 10 का नोट ले लीजिए, या 5 का नोट ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या काम करिए, सरकार ये ऑप्शन देगी, आप 2000 का नोट नहीं लेना चाहते हैं तो 500 वाला का 22,000 का नोट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ भागे 22,000, 22,000। ठीक, ये ऐसे कर लीजिए, यहाँ भी भागे कर लीजिए, यहाँ भी भागे कर लीजिए, तो कितना आएगा निकल जाएगा आराम से। ठीक है, ये। तो आप जो है क्या करेंगे, 11 नोट जो है 2,000 जो आप लिए थे, तो ऑप्शन में देखिए गोल्ड नहीं देंगे, सरकार बोलेगी एक काम करो, 22,000 का जो है आज 500 जितना नोट है उतना ले लीजिए, 22,000 का जितना 100 का नोट है वो ले लीजिए, 22,000 का जो 50 जितना नोट होगा वो ले लीजिए, फिर 20 का नोट जितना होगा वो 22,000 का वो ले लीजिए, मगर ये आप ये लीजिए, मगर आपको गोल्ड में परिवर्तन नहीं मिलेगा, ये पैसा में ही आप ले लीजिए दूसरा पैसा। ठीक है, मगर आपको सोना नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन अपने यहाँ है, ये रूल है। ठीक है, ये अंतर है। तो मुद्रा निर्गमन का कार्य करती है तथा जवाबदारी भी लेती है आरबीआई कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो ये रहा आपका मुद्रा निर्गमन का कार्य। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि अगले नेक्स्ट कार्य क्या है आरबीआई का। तो ये विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसका उसका संरक्षण भी करती है, परिरक्षण भी करती है, उसका कार्य करती है। तो उसमें क्या करेगा, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, तो विदेशी मुद्रा जो भंडार है भले सरकार का ही है, तो अगर सरकार भी अगर चाहेगी खरीदना तो वो जो है वो आरबीआई से खरीदेगी पैसे दे करके, अपना जो मुद्रा घरेलू मुद्रा है उसको खरीद करके वो कन्वर्ट करने के लिए मतलब दे देगी, भाई इतना जितना होता है मेरा दे दो, वो ऐसे नहीं ले सकती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में क्या कार्य करेगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार में जो भी आप देखेंगे कि जैसे अगर उसमें क्या क्या आएगा, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या आता है, तो हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। ये विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या आएगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार में तो इसमें क्या क्या आएगा, पहला आएगा, पहला तो गोल्ड ही रहेगा, फिर आ जाएगा टीपीआर है, फिर क्या रहेगा, टीपीआर एसडीआर रहेगा, फिर रहेगा बास्केट मनी, बास्केट बास्केट मनी प्लस अन्य देशों की मुद्राएं, अन्य देशों की मुद्राएं, मुद्राएं। अच्छा, तो विदेशी मुद्रा भंडार ये 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। और इसका ध्यान रखिएगा, इसका जितना वैल्यूएशन होगा वो डॉलर में किया जाएगा। ठीक है, डॉलर में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका पूरा वैल्यूएशन हम लोग डॉलर में निकाल लेंगे। ठीक है, कितना है तो बोलते हैं ना कि भाई अभी वो सबसे हाईएस्ट 561 तक जो डॉलर गया था, वहाँ तक फॉरेन जो रिजर्व है इसका वैल्यूएशन इसी में होता है कन्वर्ट करके। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में ये 4 चीज़ आएँगे, इसमें गोल्ड भी रहेगा, तो गोल्ड की मात्रा कम रहेगा, सबसे ज़्यादा इसका है बास्केट मनी का, और अन्य देशी मुद्राएँ ये सबसे ज़्यादा है, इनका योगदान है। अगर देखा जाए रेशियो में देखा जाए, परसेंटेज में देखा जाए, इसका ज़्यादा हिस्सेदारी है। फिर है, अच्छा गोल्ड, तो गोल्ड ये चारों क्या चीज़ है, ये हम लोगों ने गोल्ड तो गोल्ड ही है, वो तो वो उसमें कोई बात ही नहीं है। टीपीआर क्या है, टीपीआर समझने के लिए एसडीआर समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। वही बास्केट मनी है, तो हम लोग देखते हैं गोल्ड, ये एसडीआर पहले समझते हैं, एसडीआर क्या चीज है। एसडीआर क्या है, स्पेशल डाइट राइट है, इसको बोलते हैं स्पेशल डाइट राइट। ठीक है, एसडीआर क्या होता है, एसडीआर एक आईएमएफ की मुद्रा है, एक लेखा मुद्रा है,
अगर आप मतलब शॉर्ट में इससे कह सकते हैं। मगर वो जारी वही करती है तो उसी का नाम लिया जा सकता है, मगर ये ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं, अगर एसडीआर समझेंगे ना, तो एसडीआर में क्या है, एक प्रकार का जो है इंटरनेशनल मनी है, मुद्रा है, लेखा मुद्रा है। तो इस ये विकल्प इसलिए दिया गया है कि जिससे जो इंटरनेशनल स्तर पे जब लेन-देन होता है, तो कोई भी देश में भुगतान जो होता नहीं है, भुगतान बंद मतलब भुगतान की समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए एसडीआर लाया गया है। अच्छा, भुगतान में समस्या क्या आएगी? भुगतान समस्या में जैसे आने का सवाल ये होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे, तो कोई भी चीज़ कोई बेचता है, तो जो मुद्रा आता है, वो कई लोगों को देने के लिए बोलते हैं, भाई बैंक का लोन हो, घर का इंटरेस्ट हो, सैलरी बाँटना हो, तो सब आशाएँ लगी रहती हैं कि भाई ये बेचेंगे, मैं इतना ये काम करूँगा। अगर मान लीजिए सही मौके पे मान लीजिए नहीं बिका, या जो बेचने वाला है बेच दिया, उसको पैसा पूरा नहीं मिला, तो जो आप देखिए जो अन्य डिमांड है, जो उसको सैलरी देने का है, किराया देने का है, बैंक का लोन का जो देने का है, रॉ मटेरियल को देने का है, ये सब ये आशा रखे हैं। अगर सही समय पे भुगतान नहीं किया, आधा ही पेमेंट किया, तो और लोग जो मांग मांग है वो पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो बैलेंस टूट जाएगा। फिर जो सैलरी जो मजदूर है उसकी सैलरी नहीं मिलेगा, तो वो अपना कहीं किराना दुकान पे मांग के रखा है, मतलब वो माना है कि भाई मिलेगा तो मैं दे दूंगा। ऐसे गाड़ी वाला है, गाड़ी वाला के भी टैक्स होगा, दुनिया भर उनका भी रहेगा, वो भी किसी को माने रहेगा। ये सर्कुलेशन टूटे ना, बना ही रहे, इसलिए जो एसडीआर की कल्पना किया गया था। ये आप समझ लीजिए, ये जो लेखा की मुद्रा है, ये हकीकत में फिजिकल रूप से नहीं मतलब है, सिर्फ ये लेखा के सॉफ्टवेयर रूप से चलता है ये। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, एसडीआर में क्या रहेगा, इससे मान लीजिए, इसमें अभी तो जैसे आप मान लीजिए कोई भी कोई देश हुआ, मान लीजिए उसको उसने $1000 का एक गाड़ी खरीदा है, जेसीबी खरीदा है, मान लीजिए $1000 में। अब उसने क्या, उसके पास जो है 800 ही था, $800 था, उसके पास और नहीं था। तो अब ₹200, जो $200 है, वो $200 में क्या करेगा, मान लीजिए कि एक $2 बराबर, मान लीजिए $2 बराबर एक एसडीआर है। ठीक है, एक एसडीआर है। अब क्या करिए, उसको $200 जो है, $200 नहीं दे पाया, 800 दे दिया है। अब क्या करेगा वो, 100 एसडीआर ले लेगा, 100 एसडीआर ले लिया, और अपने क्या किया, अपने जो सॉफ्टवेयर है, लेखा की मुद्रा है, उसमें से वो बोल दिए भाई मेरा 100 एसडीआर आप ले लो। तो इसका जो ड्राइव करता है वो आईएमएफ करता है, तो वो क्या क्या उसके थ्रू क्या हुआ, अब क्या करेगा ये उस समय क्या करेगा, अपना 100 एसडीआर दे करके $200 को प्रतिपूर्ति कर दिया, तो ये काम में आया। तब ये जो इंटरनेशनल मुद्रा का काम किया कि नहीं किया, ये इसीलिए ये कल्पना किया गया तो भुगतान बना रहे। अच्छा, एसडीआर कैसे तय होता है, किसी देश पास कितना एसडीआर हो, ये कैसे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो जितना आईएमएफ में योगदान देगा। अब योगदान कैसे डिपेंड करेगा, योगदान कितना कितना कैसे देगा, तो ये चीज होता है, ये उसका उस देश की जो भी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक मजबूती कितनी है, जितना आर्थिक रूप से मजबूत होगा उस हिसाब से उसका योगदान होगा। तो आर्थिक रूप से कैसे योगदान रहेगा, तो हम लोग जीडीपी देखा, जीडीपी ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रहेगा, विदेशी भी जो व्यापार है उसमें उसका योगदान रहेगा तो उसका योगदान रहेगा। ठीक है, ये सब बातें रखता है जो उसकी उस देश की क्या इस आर्थिक स्थिति की मजबूतियां हैं। ठीक है, ये ये एसडीआर का डिपेंड करता है चार चीजों पे, मान लीजिए उसका जीडीपी क्या है, फिर उसमें उसका जो है जीडीपी कितना है पहले, फिर फॉरेक्स रिजर्व कितना है उसके पास, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, फिर उसका विदेशी जो व्यापार होता है, विदेशी व्यापार है उसकी हिस्सेदारी क्या है, व्यापार में हिस्सेदारी क्या है। ठीक है, हिस्सेदारी क्या है। अच्छा, उसके बाद उसमें क्या है, खुलापन क्या है, खुलापन का मतलब ये हो गया कि वहाँ जो व्यवसाय है, व्यवसाय है, खोलना कितना सरल है। ठीक है, खोलना
कितना सरल है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। ये नोट कर लीजिएगा, इसको बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब जीडीपी में एसडीआर, ये एसडीआर की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है अब इसमें दो चीज आएगा। जो परंपरागत गणना है, परंपरागत तो मार्केट प्राइस से आप लोग निकालेंगे। सिर्फ जीडीपी मान लीजिए आपका 1,000 है, 1,000 रुपया है। अब 1,000 रुपए को मान लीजिए कि अगर 50 रुपए, 50 मतलब 50 रुपए का $1 है, $1,000 जीडीपी है मान लीजिए। ठीक है, तो वही मान लीजिए $20, $20 माना जाएगा उसको। अब इसमें विनिमय दर ध्यान रखिए, विनिमय दर बहुत मायने रखता है। जो पर इसमें दो चीज आएगा, एक तो पीपीपी मॉडल रहेगा। पीपीपी जो परचेजिंग पावर नहीं, पावरिटी है, उसके हिसाब से तय होगा जीडीपी। और दूसरा होगा परंपरागत गणना। परंपरागत गणना में क्या होगा, जितना भी जिस रुपए में हुआ, 1,000 जीडीपी है मान लीजिए। अब इसको कन्वर्ट करेंगे विनिमय जो विनिमय दर उसमें वर्तमान समय में होगा। मान लीजिए 50 रुपए है, तो 50 में 1,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, $20। तो $20 हो गया। तो $20 है तो विनिमय दर यही आया। मान लीजिए अगले साल क्या हुआ कि $30 हो गया, 30 मतलब $1,500 हो गया। मान लीजिए $1,000 से बढ़ के जीडीपी 1,000 रुपए से बढ़ के $1,500 हो गया। अब उसमें भले हो गया है, मान लीजिए विनिमय दर भी बढ़ गया, 50 जगह 75 हो गया, तब तो वही आएगा। तो विनिमय दर इसमें लोचा है। विनिमय दर भाई, विनिमय दर को ध्यान में रख के ही काम किया जाएगा। इसमें भले बढ़ गया है मगर वही आएगा उतना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब पीपीपी में क्या रहेगा, पीपी परचेजिंग जो पावर पैरिटी है उसमें क्या रहेगा, किसी देश की जो विनिमय दर है, जो क्रय शक्ति है, जिससे मान लीजिए एक मिनरल वाटर है मान लीजिए, $1 का, $1 का अमेरिका मिलता है। एक जो पानी पीने वाला बोतल है वो $1 का मिलता है। भारत में 20 रुपए का मिलता है वो। ठीक है, अब ट्रेन वगैरह में जाएंगे 20 रुपए का मिलता है। अब इसमें क्या होगा, उस देश में $1 का एक बोतल मिला पानी पीने वाला, भारत में भी ये 20 रुपए का मिला। तो अब $1 बराबर 20 रुपए हो गया, जो कि विनिमय दर 50 रुपया है अगर मानेंगे इसे। तो वहाँ अलग होगा गणना परंपरागत वाला, और पीपीपी वाले में अलग होगा। तो ये क्रय शक्ति क्षमता कितनी है, ये हर देश की क्रय शक्ति कितना रहेगा, वो पीपीपी होगा। और जो परंपरागत गणना होगा वो विनिमय दर से निर्धारित होता है, क्योंकि विनिमय दर क्या है, व्यापार में लेन देन उसका क्या है, तो वो मतलब मांग और पूर्ति से तय होता है विनिमय दर। तो उसका गणना अलग होगा और इसका पीपीपी वाला गणना अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जीडीपी में। इसका कितना है, इसका 50% योगदान है। 50% इसका, 50% मानक माना जाएगा। जो योगदान एसडीआर आईएमएफ योगदान रहेगा, जीडीपी उसका, अगर जीडीपी उस देश का 50% लिया जाएगा उसमें। ठीक है, ये कितना रहेगा, 5% रहेगा। ये कितना रहेगा, 15% रहेगा। बाकी शेष कितना बचा, 30% ये वाला रहेगा। ठीक है, खुलापन व्यापार में। तो अब उसका विदेशी व्यापार में हिस्सेदारी रहेगा तो 15%, अच्छा खासा है तो 15% लिया जाएगा। फॉरेन रिजर्व कितना है, 5% लिया जाएगा। ये खुलापन व्यवसाय, जो व्यवसाय खोलना कितना सरल है, ये 30% लिया जाएगा। इसमें कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी लगाना चाहे तो तुरंत पता, एक दिन में मतलब रजिस्ट्री भी हो गया, नगर निगम से नक्शा भी पास हो गया, पानी वाला जो कनेक्शन पूरा हो गया, और क्या हो गया, बिजली का कनेक्शन तुरंत हो गया। ये सब अगर ऐसा तुरंत हो जा रहा है तो वो उसको खुलापन बोलेंगे। ठीक है, ये चीज डिपेंड करता है कि कितने योगदान आईएमएफ में रहेगा। जितना योगदान आईएमएफ रहेगा उस हिसाब से एसडीआर की कितनी मात्रा रिलीज होगा, कितना दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जितना तब वो, इसे मान लीजिए अगर यहाँ पे योगदान ये डिपेंड करता है कि आप जो है 200 रुपए दे सकते हैं। ये मान लीजिए 200 रुपया निकला कि आप जो अपने जो ये मानक से 200 रुपए आप दे सकते हैं। ठीक है, 200 रुपए आईएमएफ में योगदान दे सकते हैं। अब देखेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इसमें डॉलर में। तो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। अब 200 ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 200 रुपया है,
ठीक है। अब 200 रुपये हो गया, तो इसका मान लीजिए 25% यानी 50 रुपए का जितना गोल्ड मिलेगा, 25%, 50 रुपए का जितना गोल्ड मिलेगा, या इसको ले जा करके आईएमएफ में जमा कर देंगे। शेष 75% जो भी रहेगा पैसा, वो हर केंद्रीय बैंक, हर देश के केंद्रीय बैंक के पास रहेगा। ठीक है, इतना ही यहाँ रखा जाएगा। अच्छा, जितना ये आप योगदान देंगे, उतना ही आप जो है भुगतान संतुलन जब गड़बड़ होगा, उसका 6 गुना आप ले सकते हैं, और उसमें ब्याज लगे। ये लेंगे तो आपका ब्याज नहीं लगेगा, जितना जमा है उस देश का। अब वो अगर लोन लेगा आईएमएफ से, वो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मगर 25% जो आपका जमा था पूरे का, उससे 6 गुना आप अधिक ले सकते हैं। जब भुगतान संतुलन बिगड़ेगा, तो उसमें तब अपना छोड़ के जो बाकी जो शेष रहेगा 5 गुना का, उसको ब्याज देना पड़ेगा। ये सुविधा आईएमएफ द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में कार्य। ठीक है, अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी 5 मिनट और देखेंगे, बस ज्यादा नहीं है। 5 मिनट हम लोग बच्चे वो देख लेते हैं। तो हमने बोला था कि ये गोल्ड है, ये टीपीआर है, ये एसडीआर है। एसडीआर पर हमने बता दिया है, ये बास्केट मनी है। ठीक है, बास्केट मनी, बास्केट मनी। तो अब जो 25% में बोला था, जो एसडीआर है 25% आईएमएफ पास जमा करेंगे, उसी को ट्रंच पोजीशन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, वही इसको बोलते हैं टीपीआर। तो टीपीआर उसको बोलते हैं जो आईएमएफ पास जमा है योगदान में। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखेंगे, तो ये बास्केट मनी क्या है? बास्केट मनी में वो बोलते हैं जिनका विदेशी जो व्यापार होता है, उसमें अच्छा खासा योगदान हो, और प्लस जिस मुद्रा से करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी देश है, जिस मुद्रा में व्यापार लेन-देन करते हों, तो वो वही जो ज़्यादा मात्रा में होगा, वो बास्केट मनी के अंतर्गत आएगा। तो अभी क्या है, अभी पूरे देश में लगभग 5 प्रमुख आते हैं बास्केट मनी में। वो कौन-कौन आते हैं? तो 5 में ये जाएँगे, पहली बार आएगा तो डॉलर आएगा, ये यूएसए का है। ठीक है? फिर आएगा, सबसे ज़्यादा जापान का आता है, जापान का येन है। ठीक है, येन है। चीन का रेडमिनी है। ठीक है, या युआन भी, इसका युआन भी है, रेडमिनबी, रेडमिनबी। अच्छा, रेडमिनबी हो गया। फिर यूरो हो गया, फिर पाउंड स्टर्लिंग हो गया, पाउंड स्टर्लिंग, स्टर्लिंग। ये यूएसए का है, ये जापान का है, रेडमिनबी चीन का है, और यूरोपीय यूनियन का है, यूरो है। ये पाउंड स्टर्लिंग है, ये ब्रिटेन का है। तो ये अभी क्या है, इनका ज्यादा प्रभुत्व है। जो भी देश है, एक दूसरे जो व्यापार लेन देन करते हैं, वो इन्हीं चीजों में ज्यादा करते हैं, इन्हीं मुद्राओं में। तो इसी 5 को ही हम बास्केट मनी बोलते हैं अभी। और उसके बाद में ये, और भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें अन्य देशों का भी है। जैसे मान लीजिए अब जर्मनी का है, जर्मनी तो यूरोपीय यूनियन में ही आ जाएगा। और इससे मान लीजिए ब्राजील का हुआ, ब्राजील का है जो मुद्राएं होंगी, अर्जेंटीना का जो होगा, चिली का जो होगा, वेनेजुएला का जो भी होगा, अब कैरेबियन जो देश हैं उनका भी होगा, जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनका भी होगा। तो अभी और दूसरी बात, जो मध्य एशियाई देश है उनका भी होगा। जो उसके बाद सऊदी अरब का हो सकता है, संयुक्त अरब अमीरात का होगा, कतर का हो सकता है, दोहा का हो सकता है। ये तो अन्य देशों के साथ साथ रहते हैं मुद्राएं भारत के पास। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगा तो अपना, जैसे सिंगापुर हुआ, रूबल हुआ रूस का, तो ये सब भी रहते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यही रहे। हाँ, वो भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में रहते हैं, मगर ये इनका प्रमुख योगदान इनका रहता है। तो ये रहे आपके बास्केट मनी, एसडीआर है, टीपीआर है, गोल्ड है, ये चारों इस तरह के हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।